सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी 4th चैप्टर, जिसका नाम एग्रीकल्चर है। आपने सिलेबस वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बनकर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी। वहां से आप सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट यानी सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सिलेबस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों की खेती होती है, तो एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो 2/3 जो पॉपुलेशन है हमारी, यानी लगभग 66% जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो इन एग्रीकल्चर से या उससे जुड़ी हुई चीज़ों में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आपने इकोनॉमिक्स की सेकंड चैप्टर वाली वीडियो देखी होगी, तो आप समझ गए होंगे कि इस प्राइमरी एक्टिविटी का क्या मतलब है। जहां पर भी जो हमको सामान मिलता है वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमको खाना देती है, यानी हम खेती करते हैं, खाना उससे फसल मिलती है, वो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं खाने की तरह। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो खाने की चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है जो किसी इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री है जहां से शुगर बनती है, चीनी बनती है। तो चीनी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शुगर केन की, यानी गन्ने की। तो गन्ना शुगर इंडस्ट्री के लिए या शुगर मिल के लिए एक रॉ मटेरियल होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जहां से कपड़ा बनता है। तो उसके लिए आपको कॉटन की जरूरत पड़ेगी, कॉटन की खेती करनी पड़ेगी। तो जो कॉटन होगा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कच्चा माल। यानी इसको हम बनाएंगे और उसके बाद इसका रूप बदल के, जैसे कॉटन की हम बात करें तो इससे हम कपड़ा बनाएंगे, तो कपड़ा जो होगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, और जो कॉटन जाएगा इसके अंदर वो कच्चा माल कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा, जिसके ऊपर काम किया जाएगा और जिसको कपड़ा बनाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करके। ओके, तो खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी इन सब चीज़ों की भी, जो किसी इंडस्ट्री में यूज होती हैं, उसकी भी खेती की जाती है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? क्या आप कुछ इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं जहां पर एग्रीकल्चर वाले सामान को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है? इसका एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि जैसे आपकी शुगर मिल हो गई या शुगर इंडस्ट्री कह लें, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, वहां एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल यूज होता है। Moreover, some agriculture product like tea, coffee, spices, etc. or are also exported. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो हम खेती करके हासिल करते हैं, जैसा कि आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, मसाले हो गए। ये सब हम क्या करते हैं? बाहर दूसरे देश में भी भेजते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री। तो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर बहुत जमाने से है, बहुत पहले से खेती होती आ रही है। Over these years, cultivation method have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural processes. तो इन सालों के अंदर, यानी बहुत पहले से हो रही है, तो जैसे जैसे साल बीतते गए, जो खेती करने के मेथड्स हैं, खेती करने के तरीके हैं, वो भी बदलते गए। अब जो खेती करने के तरीके बदले हैं वो कई चीजों पे डिपेंड किए। यानी क्यों बदला हमने तरीका, उसके कुछ रीजन बताए गए हैं यहाँ। पहला रीजन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी आसपास का एनवायरनमेंट हमारा कैसे बदला। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर गर्मी कम पड़ती थी, अब ज्यादा पड़ने लगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पोल्यूशन वगैरह की वजह से। तो अब जो फसल पहले आसानी से उग जाती थी लेकिन अब नहीं उग पाती, तो उसके लिए हमको कुछ मेथड बदलना पड़ा। हम सोचे कि हम क्या करें कि अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब इसमें भी हम उस चीज की खेती किस तरह से करें, तो इस वजह से हमने मेथड को बदला। इन सब चीजों के बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते गए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, उस हिसाब से भी हमने मेथड को बदल लिया अपने। यानी टेक्नोलॉजी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सीधी सी बात है, मेथड हमने बदल ही लिया। और तीसरी चीज सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी हमारी सामाजिक जिंदगी भी बदली। आप देखिए, लोग पहले क्या थे, झोपड़ी में रहते थे और घोड़े से चलते थे, लेकिन आज जिंदगी बदल चुकी है। एक किसान के पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, या बहुत बड़ा किसान है तो उसके पास कार भी होगी।
तो समाज में बदलाव है और उनकी संस्कृति भी बदली है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन मेथड भी बदले हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। तो फार्मिंग कई तरीके की हो सकती है, सबसिस्टेंस से लेकर कॉमर्शियल टाइप, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड। तो इस समय की अगर हम बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो जो अभी हम पढ़ेंगे 3 तरीके की फार्मिंग वो प्रैक्टिस की जाती है, यानी इस तरीके की फार्मिंग हमारे यहाँ की जाती है, जिनमें से हमारा पहला आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इस वर्ड को अलग अलग करके हम समझते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण सा हो, सिंपल सा हो और जो ज़्यादा डेवलप्ड ना हो। और सबसिस्टेंस मतलब जितने में जिंदगी का गुजारा हो जाए। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम क्या कह सकते हैं? पुराने तरीके की जो खेती, जो पुराने तरीके के टूल्स थे या पुराने ज़माने के लोग जो खेती करते थे, जिससे उनका मकसद सिर्फ ये होता था कि हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, हमारे और हमारे घर वालों का पेट भर सके। तो इस तरह की जो खेती की जाती थी उसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते थे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के कुछ इलाकों में अभी भी ये खेती की जाती है। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं और जो पुराने ज़माने के टूल्स थे, जैसे होई हो गया, कुदाल जिसको कहते हैं, इमेज बन करा रही होगी आप देख सकते हैं, और डाव हो गया, ये काटने के लिए काम आता है। तो पहले डाव यूज़ होता था, और डिगिंग स्टिक, नाम से ही समझ गए होंगे, जो डिग करने के लिए, खुदाई के लिए स्टिक्स यूज होती थी। तो वो सब यूज करते थे, पुराने टाइप के टूल यूज करे जाते थे इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। और इस खेत पे या तो पूरे परिवार के लोग काम करते थे, या बहुत बड़ी जमीन होती थी तो कई परिवार मिलकर, एक कम्युनिटी जो है मिलकर वहां पर खेती किया करती थी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability of other environmental condition to grow to the crops grown। अब इस तरह की खेती के लिए जो किसान होता था वो किन चीज़ों पे डिपेंड होता था? मॉनसून पर, कि भैया बारिश होनी चाहिए, बारिश पे डिपेंड होता था। और नेचुरल फर्टिलिटी, यानी ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो मदद करते हैं किसी भी क्रॉप को, किसी भी फसल को उगने के लिए, वही कहलाती है फर्टिलिटी। तो जो नेचुरल सॉइल के अंदर पहले से फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ज़मीन है, उसके अंदर इतने मिनरल्स नहीं है, तो फार्मर कुछ नहीं कर सकता था, किसान कुछ नहीं कर सकता था, और वो क्या करता था, फिर दूसरी ज़मीन तलाश करता था। ठीक है, तो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता था। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, जो भी हम फसल उगा रहे हैं उसके लिए जितने पानी की जरूरत है क्या उतना मिल पाएगा, या जितने टेम्परेचर की जरूरत है वो मिल पाएगा। तो इन सारी चीजों पर किसान डिपेंड होते थे। इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको हम और क्या कहते हैं, यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम और क्या नाम देते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश का मतलब काटना। होता ही है था, किसी जमीन पर आपको खेती करनी है तो वैसा तो नहीं कि बिल्कुल साफ जमीन आपको मिल जाए, बहुत सारी जमीन ऐसी होती थी जहां कोई पेड़ पौधे या जंगली पेड़ वगैरह ऐसे उगे होते थे। तो उसका क्या करते थे, पहले स्लैश किया जाता था, यानी काटा जाता था। उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े अभी भी जमीन में लगे रहते थे, यानी जड़ों के साथ जुड़े हुए होते थे, उसको एक रास्ता तो ये था कि एक एक करके उखाड़ा जाए, लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर आप कैसे कर सकते हो? तो उसका सिंपल तरीका उन्होंने ये निकाला कि फील्ड में हम आग लगा देते हैं, तो उसकी जड़ों तक जो छोटे छोटे पौधे हैं या जो छोटे छोटे पेड़ बच गए हैं, जहां तक कट नहीं पाया है, वो सब जल जाएंगे और जमीन साफ हो जाएगी। ओके, द फार्मर क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो किसान क्या करते थे, जमीन के टुकड़ों को साफ करते थे और वहां पर अनाज उगाते थे और दूसरी तरीके के खाने वाली फसल, ताकि अपनी परिवार को वो पाल सकें। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। अब होता ये था कि फॉर एग्जाम्पल किसी लैंड पर आपने खेती की, तो जो क्रॉप वहां पर जो फसल उगी है वो सॉइल से मिनरल उसने लिया होगा, तो सॉइल के अंदर जो मिनरल थे वो कम हो गए, यानी उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। अब अगली बार अगर दोबारा उस लैंड पर खेती करेंगे तो अब सॉइल के पास उतने मिनरल नहीं है, यानी उसकी फर्टिलिटी अब कम हो चुकी है, तो उतनी ज्यादा फसल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार अगर खेती की थी तो हो सकता है 100 बोरी चावल आपको मिला या 100 बोरी गेहूं मिला। अगली बार जब आप अगले साल जब खेती करोगे उसी जमीन पर, तो हो सकता है 70 या 80 बोरा आपको गेहूं या चावल मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉइल के पास उतने मिनरल नहीं थे कि वो उतने ज्यादा क्रॉप आपको दे सके।
इस तरह करते करते सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती थी और जो फसल होती थी वो भी कम होती जाती थी। तो किसान क्या करते थे, जब एक बार या दो बार वहां पर उगाए और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो जमीन को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे और वहां जमीन साफ की और वहां खेती करने लगे। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इससे ये फायदा होता था, फॉर एग्जाम्पल 2 साल तक हमने किसी जमीन पे खेती की, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, अब दूसरी जगह हम चले गए, दूसरी जमीन पे खेती करने लगे, 2 साल वहां किए, अब उस 2 साल या 3 साल के अंदर जो पहली वाली जमीन थी वो नेचुरल प्रोसेस के जरिए बारिश हो गई या दूसरी तरीके से मिनरल वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर से उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती थी। ये फायदा होता था। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स। यहां पर जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी, यानी उस जमीन से जितनी फसल होती है उसको कहते हैं लैंड प्रोडक्टिविटी। तो इस तरीके के एग्रीकल्चर में, इस तरह की खेती में वो फसल ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि जो किसान होता था वो फर्टिलाइजर यूज नहीं करता था। यानी बाहर से फर्टिलाइजर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर डाले जाते हैं ताकि अगर सॉइल के अंदर कुछ कमी हो मिनरल की वो पूरी की जा सके। तो पहले किसान फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे, तो जितने मिनरल होते तो उसी हिसाब से खेती होती थी, इसलिए जो है कम होता था फसल। और दूसरी तरीके के जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, यानी और दूसरी चीजें जो फसल को अच्छा बनाती हैं, जो ज्यादा फसल देती हैं, वो यूज नहीं करते थे, इसीलिए जो खेती फसल होती थी वो कम होती थी। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, यानी इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? क्या आप नाम दे सकते हैं? तो इसको हम मैप से देखते हैं। तो वैसे थ्योरी आपके जो बुक में लिखी हुई है उसको पढ़ने में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और याद भी नहीं हो पाएगी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये 1-2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको मैंने और आसान कर दिया है कि इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को, जिसे हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि आपके आसाम है, मेघालय है, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, नागालैंड, मिजोरम, यहां पर इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं, और मणिपुर के अंदर पमलऊ के नाम से जानते हैं। झारखंड की बात करें तो कुरुआ नाम से इसको जानते हैं। ओडिशा की हम बात करें तो इसके 3 नाम हैं, पामादाबी, कोमन, ब्रिंजा। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां पर इसे दीपा नाम से जानते हैं, और इसी नाम से, यानी इस दीपा नाम से ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी जानते हैं इस झूमिंग को या इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका नाम पोडू या पेंडा है। वेस्टर्न घाट जो पूरा यहां से आपका चलते हुआ आता है इस रीजन के अंदर, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, इसको कुमारी नाम से जानते हैं। वहीं साउथ ईस्ट राजस्थान की हम बात करें, यानी साउथ में नीचे ईस्ट ये रीजन हो सकता है, ठीक है, इन रीजन्स के अंदर इसे वैलरी या वेल्ट्री के नाम से जानते हैं। हिमालयन बेल्ट यानी पूरा हिमालय जो यहां से चला आ रहा है, यहां के लोग इसे खिल नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इसे बेवर और दहिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस मैप को मैं फेसबुक पेज पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पेज को विजिट करके पेज को लाइक कर लीजिए और वहां से इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से, चूंकि मैप है तो आसानी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। बाकी हम प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है वीडियो, तो उसके अंदर 5-6 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि इसको अलग अलग नाम से क्या देखते हैं। इंडिया का मैप मैंने दिखाया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, और इंडिया के बाहर भी ये जो खेती होती है उसके भी अलग अलग नाम है। जैसे ये झूमिंग है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको। तो इसका नाम जो है, यानी स्लैश एंड बर्न कह लें या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कह लें, तो इसका नाम मिल्पा है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर, कोनको वेनेजुला के अंदर, रोका ब्राजील के अंदर, मैसोल सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, लेडांग इंडोनेशिया, और रे इन वियतनाम। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो एक नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट आउटस्कर्ट्स ऑफ डिपहू इन आसाम। तो रिंझा अपने परिवार के साथ रहती है
आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है दीपू, उसके बाहरी इलाके में, ठीक है, मतलब मेन शहर में नहीं, दीपू डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा बाहरी इलाके में ये अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। शी एंजॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग द पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो वो एंजॉय करती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसके परिवार के लोग लैंड को साफ कर रहे हैं और जो पेड़ पौधे हैं उसको काट रहे हैं, स्लैशिंग कर रहे हैं और फील्ड को जला रहे हैं। उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या ये सारा काम कर रहे हैं वो कल्टीवेशन के लिए। शी ऑफन हेल्प्स देम इन इरिगेटिंग द फील्ड विद वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कैनाल फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग। तो रिंझा कभी कभी अपने परिवार वालों की मदद भी कर देती है सिंचाई में। यानी सिंचाई किससे होती है, इरिगेशन किससे होता है, पानी के जरिए होता है। तो पहले के टाइम में इतना पाइप वगैरह सिस्टम नहीं होता था, तो बैम्बू को ही पाइप की तरह यूज करते थे, उसी से पानी आया जाया करता था। तो झरने से बैम्बू कैनाल के जरिए पानी आता था और उससे फिर फसल यानी खेत के अंदर पानी दिया जाता था। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वांट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन। उसे अपनी जहां पर वो रह रही थी उसको आसपास का एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, उससे लगाव था और वो चाहती थी कि जितना लंबे तक हो सके मैं यहां रहूं। But this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family's search for a fresh patch of land in the next season. लेकिन इस छोटी सी बच्ची को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है सॉइल की, और अगले साल उसके परिवार वाले इस जमीन को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जमीन को ढूंढेंगे जहां वो खेती कर सके। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उसको दबा देंगे तो जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। और दूसरे सब्जेक्ट की आपको वीडियो अगर देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां लिंक दिया होगा, ब्लू कलर से लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यानी उस सब्जेक्ट की सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहली वीडियो सबसे नीचे होगी और सबसे टॉप पर सबसे नई वीडियो जो डाली गई होगी वो होगी, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।